नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 10 लॉ में। आज बहुत ही आसान शब्दों में हम समझने वाले आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या बात करते हैं? लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि कोई भी कानून भारत में बनेगा अगर वो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार के खिलाफ होगा, अगेंस्ट होगा, तो उसको नल एंड वाइड यानी कि शून्य करार कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो कानून जो बना हुआ है वो कुछ कानून ऐसे हैं जो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे पहले का या फिर उससे उसके बाद का जो कानून है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे पहले वाला जो कानून है उसको प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहते हैं, यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। और जो हमारा संविधान बनने के बाद कुछ कानून जो एक्ट आए हमारे यहाँ, सो वो सारे एक्ट्स को क्या कहते हैं? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, लेकिन 13 क्लॉज 1 जो बात करता है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बात करता है। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कौन से हैं? जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इंडियन पिनल कोड हो गया। सो ये सारे जितने एक्ट हैं, ये ज़्यादातर एक्ट जो हमारे यहाँ हैं वो इंग्लिश लॉ से आया है। तो ब्रिटिश राज के टाइम में जो एक्ट था हमारे यहाँ वही था। लेकिन उसको क्या किया हम लोगों ने, एक तरीके से देखे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है, उन चीज़ों को हटाया। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में क्या है कि सीधे तौर पे कहा गया है, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमिंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट सेल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वाइड। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद और कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो कानून था उसको अगर लाया, उसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया, तो उसमें जो चीज़ इनकंसिस्टेंट है उसको हम लोग ढक दिया, उसको हटा दिया, नल एंड वाइड नहीं किया उसको। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है हमारे यहाँ उसको नल एंड वाइड नहीं किया है, शून्य नहीं करार किया, उस पर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स लगा दिया। एक डॉक्ट्राइन है, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, उसको ढक दिया गया कि वो इन फ्यूचर अगर कभी ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है यानी कि मूल अधिकार के अगर खिलाफ है तो उसको एक तरीके से ढक दिया गया, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो 13 क्लॉज 1 केवल ये कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है वो अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसको लागू ना किया जाए। ठीक है, यानी कि एक्ट का कुछ हिस्सा ऐसा है तो उसको हटा दिया जाए। एक्ट को लागू कीजिए लेकिन उसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, पार्ट 3 के खिलाफ जा रहा है, यानी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है, तो उसको हटा दीजिए। वही 13 क्लॉज 2 की अगर बात करें तो बहुत आसान है। 13 क्लॉज 2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि संविधान 1947 जो हमारा एक्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो एक्ट है उसके बाद से अगर कोई कानून पास हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वैसे कानून पे कैसे रोक लगाया जाए? कहा गया कि अगर वो इनकंसिस्टेंट होगा पार्ट 3 से, यानी कि कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट बना रहा है, इनेक्ट कर रहा है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर बना रहा है, इनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या देखा गया कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार के खिलाफ होगा तो उसको सीधे शून्य करार कर दिया जाएगा, यानी नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। ओके, यानी पार्ट 3 इन दिस पार्ट कहा गया यहाँ पर। नाउ कम टू 13 क्लॉज 3। 13 क्लॉज 3 बहुत आसान है। 13 क्लॉज 3 कहा गया है कि इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, कि लॉ क्या होता है। लॉ ऑर्डिनेंस भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, बाई लॉ भी हो सकता है, मतलब हो सकता नहीं है, लॉ इंक्लूड्स ही करता है ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉज, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज हैविंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, द फोर्स ऑफ लॉ जो भी है। तो लॉ क्या क्या इंक्लूड करता है? ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉज, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सब कुछ। वही कहा कि लॉ इन फोर्स इंक्लूड्स लॉ पास मेड बाय लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमिटमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड। सो हर चीज़ को इंक्लूड करता है स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट जो भी कानून बना रहा है। 13 क्लॉज 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 क्लॉज 4 क्या बात करता है? 13 क्लॉज 4 की अगर बात करें, कहा गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। देखिए, अगर 368 में अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर दिया गया है सबको पता है। सो अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा, समझ गए? क्योंकि फंडामेंटल राइट को भी अमेंड किया जा सकता है। So nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368। अगर कोई कानून पार्लियामेंट बनाती है तो पार्ट 3 अप्लाई होगा, लेकिन नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ओके मेड अंडर आर्टिकल 368। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना है तो यह आर्टिकल 13 नहीं अप्लाई होगा फिर वहाँ पर।
नहीं तो फिर ये हो जाएगा कि आर्टिकल 13 तो हर चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करता है, पार्लियामेंट्री पावर को भी रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो कहा गया कि अगर कोई अमेंडमेंट होगा, अमेंडमेंट करना या फिर कोई नया लॉ लाना, दोनों में अंतर है, समझ गए। अमेंडमेंट इज़ इंटायरली डिफरेंट थिंग एंड टू मेक अ लॉ इज़ डिफरेंट थिंग। तो कहा गया कि अमेंडमेंट की अगर बात होती है तो अमेंडमेंट में क्या है कि एक तरीके से एक बात बोला गया कि अमेंडमेंट के लिए ये राइट जो है 13 रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, 13 रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। ओके, 13 क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, 13 क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, 13 क्लॉज 3 लॉ के बारे में बताया गया, लॉ क्या होता है। ओके, एंड 13 क्लॉज 4 क्या बोला गया, 368 पे ये लागू नहीं होगा। थैंक यू सो मच।